नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास वोट चोरी का पक्का सबूत है और ईसी बीजेपी के लिए वोटों में हेरफेर कर रहा है। राहुल का दावा है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी और अचानक लाखों नए वोटरों के नाम जुड़ने जैसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 अगस्त को बेंगलुरु में रैली कर वोट चोरी का तरीका सबके सामने लेकर आएगी। चुनाव आयोग और बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा और निराधार बताया है। बीजेपी ने इसे राहुल की हताशा और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताया। कांग्रेस अब संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा कि राहुल के आरोप बेबुनियाद हैं और इससे एक संवैधानिक संस्था की छवि खराब होती है। ईसीआई ने साफ किया कि कांग्रेस ने ना तो कर्नाटक में 2024 के चुनाव परिणामों के खिलाफ अदालत में कोई याचिका दी, ना ही वोटर लिस्ट पर कोई आपत्ति जताई। आयोग ने बताया कि बिहार की मतदाता सूची भी पारदर्शी तरीके से बनी है और सभी पार्टियों को उसकी कॉपी दी गई है। कर्नाटक के सीईओ ने भी राहुल के आरोपों को गलत बताया। आयोग ने कहा कि वो रोज के निराधार आरोपों पर ध्यान नहीं देता और अपने अफसरों को निष्पक्ष काम करने की सलाह देता है, चाहे उन्हें धमकियां ही क्यों न मिल रही हों। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मृत अर्थव्यवस्था वाली बात का समर्थन कर भारत विरोधी रवैया अपनाया है। रिजिजू बोले, राहुल अब बच्चे नहीं हैं, उन्हें विपक्ष के नेता की गरिमा रखनी चाहिए। राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने मार डाला और 5 कारण भी गिनाए थे। इस पर कांग्रेस के ही शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने उनसे असहमति जताई। बीजेपी ने राहुल के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। रिजिजू ने कहा कि राहुल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं और ईसी पर आरोप लगाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने राहुल से माफी की मांग की है। राज्यसभा में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब विपक्षी सांसद वेल में विरोध जताने पहुंचे और वहां पर सीआईएसएफ जवान मौजूद मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए उपसभापति डॉक्टर हरिवंश को पत्र लिखा और पूछा कि जब सांसद लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे तो वेल में सीआईएसएफ कैसे पहुंची। उन्होंने इसे आपत्तिजनक बताते हुए दोबारा ऐसी घटना न होने की उम्मीद जताई। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि जैसे ही सांसद वेल की तरफ बढ़े, मार्शल्स ने उन्हें धकेल दिया और गिरा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब संसद में आर्मी तैनात की जाएगी। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस तरह उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। ये फैसला उनके खिलाफ दर्ज 4 केसों में से एक पहले केस में आया है। पीड़िता ने बताया कि 2021 में प्रज्वल ने उसका यौन शोषण किया और वीडियो भी बनाया। एसआईटी की जांच में सबूत मिटाने की कोशिशें भी सामने आईं। अदालत अब शनिवार को सजा सुनाएगी। प्रज्वल पर कई महिलाओं के साथ में यौन शोषण और वीडियो बनाने के आरोप हैं। इस केस के उजागर होने के बाद वे विदेश भाग गए थे, लेकिन मई 2024 में लौटते ही गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी जांच के घेरे में हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी, जिसमें नामांकन से लेकर मतदान तक का पूरा शेड्यूल दिया गया है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये पद खाली है। अब 7 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 22 अगस्त को नामांकन की जांच होगी। 25 अगस्त तक नाम वापस लिया जा सकेगा। मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोट डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर टैरिफ 35% से घटाकर 20% कर दिया है। इस फैसले पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राहत जताई है। सरकार के बयान में कहा गया कि ये छूट सिर्फ टैरिफ कम करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि अमेरिका की दूसरी चिंताओं जैसे व्यापार, असंतुलन और सुरक्षा से भी जुड़ी हुई थी। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर खलीलुर रहमान ने कहा कि ढाका ने सोच समझकर अमेरिका से बातचीत की और अपने राष्ट्रीय हितों के मुताबिक प्रतिबद्धताएं तय की।
बयान में ये भी कहा गया कि भारत को अमेरिका से समझौता न कर पाने की वजह से 25% टैरिफ झेलना पड़ा। बांग्लादेश ने समय रहते सही कदम उठाकर टैरिफ से बचाव किया, जिससे उसके परिधान उद्योग और लाखों लोगों को राहत मिली है। 2008 के मालेगांव बम धमाके में एनआईए कोर्ट के फैसले पर तुषार गांधी और प्रकाश अंबेडकर ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने 31 जुलाई को 7 में से 6 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी शामिल है। तुषार गांधी ने फैसले को न्याय का मजाक बताया और कहा कि सिस्टम ताकतवर लोगों को हमेशा बचा लेता है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर सबूत कमजोर करने और राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने फैसले को संस्थागत पक्षपात बताया और कहा कि ये संविधान को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने मामले की दोबारा जांच की मांग की है। मालेगांव में 2008 में हुए धमाके में 7 लोगों की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की जांच में शामिल रहे महाराष्ट्र एटीएस के एक रिटायर्ड अफसर महबूब मुझावर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था, ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। गुरुवार को सोलापुर में मुझावर ने ये बात तब कही जब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो झूठी चीजें बनाई गई थी, कोर्ट ने अब उन्हें खारिज कर दिया है। मुझावर के बयान के बाद फिर से मालेगांव केस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस पर अभी तक एटीएस या सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कई देशों पर नया टैरिफ आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया है। सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया गया है, जो साउथ एशिया के बाकी देशों से कम है। वहीं भारत पर पहले ही 25% टैरिफ का ऐलान हो चुका है। शुक्रवार को व्हाइट हाउस ने दर्जनों देशों के लिए नई टैरिफ दरें जारी की हैं। ट्रंप ने ये फैसला ट्रेड डील की तय समय सीमा से ठीक पहले लिया। कनाडा पर 35% टैरिफ शुक्रवार से ही लागू हो गया है। बाकी 70 से ज्यादा देशों पर यह टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी को 3000 करोड़ के बैंक लोन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन भेजा है। उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली में पेश होना होगा। ये मामला रिलायंस होम फाइनेंस और कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिन्हें यस बैंक ने 2017-19 के बीच कर्ज दिए थे। ईडी को शक है कि ये पैसे शेल कंपनियों के जरिए इधर उधर उड़ गए हैं। जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं, जैसे बिना जांच लोन पास करना और घोटाले की रकम विदेशी खातों में भेजना। सेबी और एसबीआई भी मामले की जांच में शामिल है। हालांकि रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का कहना है कि इनका उनके कारोबार से कोई भी लेना देना नहीं है। अनिल अंबानी अभी किसी भी रिलायंस कंपनी के बोर्ड में नहीं है। बिजनेस टुडे के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ का असली नुकसान भारतीयों को नहीं, बल्कि खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं और कंपनियों को होगा। ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाली सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। एसबीआई का कहना है कि इससे अमेरिका में दवाएं, आभूषण और पेट्रोकेमिकल्स महंगे हो जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन सीमित रहेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू मांग पर टिकी हुई है। भारत सरकार फिलहाल जवाबी कार्रवाई करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपना रही है। एसबीआई ने चेतावनी दी है कि अगर दोनों देश के बीच जल्द समझौता नहीं हुआ तो भारत की जीडीपी ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका को ज्यादा झटका लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.